ठीक है। तो लास्ट जो सेशन था अपना, उसमें हम लोगों ने रिलेशन की डेफिनेशन देख ली थी, रिलेशन बनाना भी देख लिया था कि रिलेशन कैसे बनाते हैं, रिलेशन की फिर बाद में मैपिंग देख ली थी, मैपिंग से हम लोग डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन रेंज को डोमेन कैसे निकालते हैं, ये सारा काम हमारा लास्ट सेशन में हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन, और अगेन ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पीजीबी में क्वेश्चन आ चुका है टाइप ऑफ रिलेशन में कि रिलेशन कितने टाइप के होते हैं और उनके नाम क्या क्या है, सारी चीज में कैसे बनती है आपका टाइप ऑफ रिलेशंस में। अच्छा, टाइप ऑफ रिलेशन बनाने से पहले मेरे आई थिंक एक टाइप रह गया था अपना, इनवर्स ऑफ रिलेशन रह गया था अपना, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन ये रह गया था हमारा। इनवर्स ऑफ रिलेशन मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी आगे। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या बोलता है, यदि कोई रिलेशन डिफाइन है आपका, सेट ए से लेके सेट बी में डिफाइन है, और रिलेशन को मैं क्या करूं, उसकी डेफिनेशन बनाऊंगा, रिलेशन की क्या करूंगा मैं, उसकी डेफिनेशन बनाऊंगा, तो उसका जो इनवर्स ऑफ रिलेशन होगा वो डिफाइन होगा आर इनवर्स से, और उसकी वैल्यू डिफाइन होगी आपकी बी से लेके ए में। मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं रिलेशन निकालूंगा, रिलेशन क्या निकालूंगा आपका एक्स कोमा वाई, सच दैट एक्स और बिलोंग करेगा ए से और वाई बिलोंग करेगा आपका बी से, और यहाँ पे क्या होगा आपका कोई भी गिवन कंडीशन होगी, गिवन यहाँ पे कंडीशन होगी, ये रिलेशन हो जाएगा। अब रिलेशन सबसे पहले मैं बनाऊंगा, देन उसका इनवर्स क्या होगा, इस रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का उनको आपस में इंटरचेंज कर दूंगा, तो मतलब आर इनवर्स कैसे बन जाएगा, जो रिलेशन था उसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को चेंज कर दूंगा तो उससे आपका इनवर्स बन जाएगा। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल की हेल्प से कर देते हैं। हाँ, जैसे एग्जांपल दिया है, एग्जांपल दे देता हूँ, क्वेश्चन, ए रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एज, डेफिनेशन है y is equals to x minus 1, वेयर ए सेट दे रखा है आपका 10, 11, 12 एंड 13, एंड बी दे रखा है 8, 10, 12, 14 एंड 16, देन फाइंड आर इनवर्स। तो देखो आर इनवर्स मतलब इनवर्स ऑफ रिलेशन फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, सबसे पहले रिलेशन निकालता हूँ, रिलेशन ए से बी में डिफाइन है, तो सबसे पहले ए वाले सेट जो आपके क्या इनपुट और बी वाले सेट आपके क्या होंगे आउटपुट। ऐसे एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है आपका, कई बार क्या पूछ सकता है, आर इनवर्स जो है उसका डोमेन और रेंज पूछेगा। लेट्स जिम करो ये ए बी सी 1 2 3 और 4 ऐसा है, रिलेशन क्या डिफाइन है, ए डिफाइन आपका 2 से, बी डिफाइन आपका 1 से और सी डिफाइन आपका 4 से। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा इस केस में, ए कोमा 2, बी कोमा 1 एंड सी कोमा 4, और उसका इनवर्स मैं बोलूंगा आर इनवर्स का वैल्यू क्या जाएगा, उसका उल्टा कर दूंगा तो क्या जाएगा 2 कोमा ए, 1 कोमा बी एंड 4 कोमा सी। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ए में जो था आर का जो डोमेन था, मैं बोलूंगा डोमेन ऑफ आर, वो क्या बनता था आपका ए बी और सी, और रेंज ऑफ आर वो क्या बनता था आपका 1 2 एंड 4। तो यहाँ पे इनवर्स में बात करूंगा डोमेन ऑफ आर इनवर्स, तो क्या जाएगा 2 1 4, और रेंज ऑफ आर इनवर्स वो बन जाएगा आपका ए बी सी। इसका मतलब क्लियरली मैं क्या बोल सकता हूँ, डोमेन ऑफ आर जो होगा वो रेंज ऑफ आर इनवर्स होगा, मतलब इनडायरेक्टली रेंज ऑफ आर इनवर्स बोल दूंगा आपका क्या, डोमेन ऑफ आर के रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल हो जाएगा डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल हो जाएगा रेंज ऑफ आर। तो डायरेक्टली यदि कोई कभी पूछे तो मैं डायरेक्टली भी आंसर दे सकता हूँ या फिर रिलेशन बना के देख सकता हूँ। इस केस में मैं क्या करूँ, एग्जाम्पल में सोल्व करूँ,
तो y इक्वल्स टू x माइनस वन, तो ये इनपुट आपका x है, तो x की वैल्यू रख दूंगा मैं आपका 10, तो उस केस में y की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 9। तो पहला रिलेशन क्या जाएगा आपका 10,9। y की वैल्यू रख दूंगा 11, तो क्या जाएगा x की वैल्यू 11 रख दूंगा तो y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 10, तो 11,10। नेक्स्ट 12,11 और 13, आपका 12। अब इसकी मैं क्या करूँ, मैपिंग देखूंगा, इसकी मैं मैपिंग देखूंगा, तो ये ए था, ए में आपके एलिमेंट थे 10, 11, 12 और 13, और ये आपका क्या है, बी है। बी में आपके क्या एलिमेंट क्या क्या थे आपके, 8, 12, 8, 10, 12, 14 एंड 16। अब इसको रिलेशन बनाता हूँ, रिलेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पेयरिंग देखनी पड़ेगी। तो पेयरिंग देखूंगा, तो सबसे पहले पेयरिंग क्या क्या पेयर हो रहा है यहाँ पे, 10 का 9 के साथ में, 10 है 9 है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, 11 का 10 के साथ में, मतलब ये पहले पेयरिंग होगी। नेक्स्ट आपका 12 का 11 के साथ में 11 भी नहीं है, और 13 का 12 के साथ में 13 का 12 के साथ में। तो रिलेशन क्या बन जाएगा आपका, 11,10 और 13,12 हो जाएगा। तो इसका इनवर्स में बोलूंगा, तो इसका इनवर्स डिफाइन होगा आपका बी से, तो आर इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10 से 11 एंड 12,13 हो जाएगा। तो मैं क्लियरली मैं बात करूँ डोमेन ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स की जो डोमेन हो जाएगी वो क्या जाएगी 10,12, दो एलिमेंट होंगे, और रेंज ऑफ आर इनवर्स वो क्या जाएगी, दो एलिमेंट आएंगे 11,13। बस इतना सा काम था इनवर्स का। ठीक है, तो जितनी भी सारी चीजें थी हमने बता दी है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सर कोडोमेन भी बता दो कि एक बार, मतलब दोनों। कोडोमेन देखो आपका, देखो इस केस में ए से बी में है, ए से बी में डिफाइन है रिलेशन, तो इसका कोडोमेन तो क्या होगा आपका बी होगा। और आर इनवर्स कहाँ से डिफाइन होगा आपका बी से ए में, तो इसका कोडोमेन आपका क्या जाएगा ए हो जाएगा। तो बेसिक चीज थी इसमें। ठीक ठीक है ना सक्षम। ओके सर। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सात छह सात टाइप के रिलेशन होते हैं, और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीजीडीबी में पूछा भी गया है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सारी चीजें इसी में आते हैं। तो पहला रिलेशन होता है आपका एम्प्टी रिलेशन, या फिर नल रिलेशन, या फिर वॉइड रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन सेम आपका क्या, एम्प्टी सेट हो गया, यदि रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, तो ऐसा रिलेशन क्या बनेगा आपका, एम्प्टी रिलेशन बन जाएगा। एक सेकंड रुको, देखो ना, एक मिनट म्यूट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो एम्प्टी रिलेशन एग्जांपल मुझे लगता नहीं है कि देने की जरूरत है इसमें, फिर भी तुम देखना चाहो तो आप दे सकते हैं। जैसे ए सेट दे दिया मैंने आपका, क्या बोल दिया आपका 1, 3, और बी सेट दे दिया आपका क्या है 2, 4, 6, और रिलेशन डिफाइन कर दिया आपका A, B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। एंड यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी, A-B इज एन इवन नंबर। अब A माइनस बी का देखो, तो ये आपका क्या, देखो A में ओड है, B में आपका क्या है इवन है। तो आप लोगों को पता है कि ओड माइनस इवन नंबर जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं। इवन नंबर कभी आएगा ही नहीं, पॉजिटिव में है नेगेटिव में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी ऐसे
ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा जहां पे ओड माइनस इवन का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, इवन बनेगा। मतलब रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो रिलेशन फाइव होगा, या फिर ऐसा बोलूंगा तो ये रिलेशन क्या होगा, एक एम्प्टी रिलेशन। सेकंड, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, आपका जितने भी ए से बी में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनते हैं, वो यदि सारे आ जाए तो वो ऐसा जो रिलेशन होगा वो आपका क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। और सारे ऑर्डर पेयर कहाँ पे आते हैं, आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। मतलब यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा, जब रिलेशन में सारे ए से लेके बी में कोई रिलेशन डिफाइन है, मैं मान लेता हूँ ए से लेके बी में, और रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स आपके आ जाए, या फिर तो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो सारे आ जाए, तो ऐसा रिलेशन आपका क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। उसमें बताने की जरूरत नहीं है। थर्ड जो रिलेशन होता है, अच्छा, एक नाम और दिया था इनका, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन का एक नाम और दिया था। कई बार नाम से पूछ लिया जाता है, तो जो आपका रिलेशन होता है एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन को एक नाम भी दिया जाता है, इसको बोला जाता है आपका नो पॉसिबल रिलेशन। ये तो सबको पता ही है, एम्प्टी रिलेशन का मतलब नो पॉसिबल वैल्यू। और इसका एक और नाम दिया जाता है आपका ट्रिवियल रिलेशन। तो आप लोगों को पता नहीं हो, मान लो यदि ट्रिवियल रिलेशन दे दिया ऑप्शन में, और ट्रिवियल रिलेशन पता ही नहीं कि क्या होता है, तो उस केस में गड़बड़ हो सकती है। और यूनिवर्सल रिलेशन, ये क्या हो जाएगा आपका, ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। और इसको क्या बोल सकता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोल सकता हूँ, ए क्रॉस बी भी हो सकता है। और उसके अलावा जितने भी रिलेशन होते हैं, जितने भी रिलेशन होते हैं, उनको भी क्या बोला गया है, आपका नॉन ट्रिवियल रिलेशन। तो बस एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए कि इनकेस गलती से ऐसा दे दिया कि ट्रिपल नॉन ट्रिपल रिलेशन ऑप्शन में दे दिया, आप लोगों को पता नहीं हो, तो फिर आते आते भी क्वेश्चन गलत हो सकता है इसमें। रिलेशन का थर्ड टाइप होता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी फंक्शन होता है y इज टू एक्स, मतलब फंक्शन का खुद के साथ में आपका क्या है, रिलेशन। तो सिर्फ और खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कोई भी रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा यदि सारे इनपुट का सेम आउटपुट हो। मतलब इनपुट का खुद के साथ में ही आपका क्या हो, रिलेशन हो, उसके अलावा बाकी किसी के साथ रिलेशन ना हो, तो ऐसा रिलेशन क्या होगा, आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो मैं बोलूंगा, अच्छा, एक चीज और यहाँ पे है, ए रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए, इस लाइन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में मान लो ऐसे दे दिया है रिलेशन ऑन सेट है, इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए में। तो मतलब आर डिफाइन होगा वो आपका ए से लेके ए में ही डिफाइन होगा। रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब ये है, कई बार लैंग्वेज में ऐसे दे दिया, इफ रिलेशन ऑन सेट ए दे दिया, मतलब खुद से खुद में डिफाइन होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन if all elements of set A are related to itself only। तो यहाँ पे दो चीजों के ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ, पहला ऑल एलिमेंट्स, और दूसरा इटसेल्फ ओनली। मतलब सारे एलिमेंट्स भी होने चाहिए और खुद से ही रिलेशन में होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया ए सेट, मैंने ऐसा ले लिया 1 2 3 ऐसा ले लिया। अब मैं यहाँ पे रिलेशन देता हूँ, R1 मैंने बोल दिया आपका 1 1 1 2 2 और 3 3। R2 मैंने ऐसा बोल दिया आपका 1 1 2 2। रिलेशन 3 मैंने ऐसा बोल दिया 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1। और रिलेशन 4 दे दिया मैंने ऐसा 1 1 2 2 2 3 3 2।
तो अब देखो क्लियरली दिख रहा है, फर्स्ट ऐसा रिलेशन है जिसमें ए का खुद के साथ रिलेशन है, टू का खुद के साथ रिलेशन है, थ्री का थ्री के साथ रिलेशन है, वन का, टू का, थ्री का, सारे एलिमेंट का खुद के साथ ही रिलेशन है, उसके अलावा कोई और रिलेशन नहीं, मतलब ये एक आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखो यहाँ पे वन का वन के साथ है, टू का टू के साथ है, लेकिन थ्री का थ्री के साथ नहीं है, मतलब सारे एलिमेंट वाला पेयर पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ये आपका आइडेंटिटी नहीं होगा। वन का वन के साथ है, टू का टू के साथ है, थ्री का थ्री के साथ है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया। अब आइडेंटिटी को क्या चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए था, तो मतलब ये भी एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इसमें क्लियरली थ्री का थ्री के साथ है नहीं, तो मतलब और ये भी एक्स्ट्रा भी आ गया, तो ये भी आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं। एक ऐसा ही सेम टू सेम बिहेवियर किसी और रिलेशन का होता है, वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्या कोई बता सकता है, मैं आप लोग की चेक करता हूँ नॉलेज, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताना चाहेगा? कोई भी बताना चाहेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या रिलेशन डिफरेंस होगा? एक्स टू वाई होगा तो वाई टू एक्स भी होगा। नहीं, रिफ्लेक्सिव मैंने बोला सारा का सारा सेम होगा, वो सिमेट्री होता है, एक्स टू वाई, वाई टू एक्स होता है ना, वो सिमेट्री होता है। सर ये रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो भी आना पॉसिबल है, वेरी अदर गुड, देन कि ये सेम चीज़ें जो भी है। वेरी गुड। देखो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या होता है? आइडेंटिटी में ऑल एलिमेंट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ओनली का मतलब क्या है, वही होना चाहिए, उसके साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, ऑल एलिमेंट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो मतलब सारे एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ होने चाहिए, मतलब ओनली नहीं है वहां पे, उसके अलावा पॉसिबिलिटीज भी है, मान लो कोई एक्स्ट्रा सेट्स जो है या एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर है, वो बिल्कुल आ सकते हैं उसमें। तो ये मेजरली डिफरेंस हो जाता है। तो नेक्स्ट चौथा जो रिलेशन है वो होता है आपका रिफ्लेक्सिव। तो मैं क्या बोलूंगा, ए रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स पॉइंट लगा दिया, ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब इटसेल्फ बोला है, मतलब सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होने चाहिए। अब एक्स्ट्रा रिलेटेड रिलेशन में आ रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि आइडेंटिटी चीख चीख के बोलेगा कि नहीं आने चाहिए। ठीक है। तो अब ऊपर वाले एग्जांपल में देखो, देखो यहाँ पे सारे एलिमेंट वन वन टू टू थ्री थ्री सारे आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल एक रिफ्लेक्सिव है। अब देखो यहाँ पे वन वन टू टू थ्री थ्री नहीं आ रहा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब वन वन टू टू थ्री थ्री आ रहे हैं, अब ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहाँ पे क्लियरली थ्री थ्री नहीं आ रहा है, तो मतलब ये भी आपका एक रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये आई होप इनमें डिफरेंस समझ में आए। तो क्या मैं एक ऐसा कंक्लूडिव स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, दो स्टेटमेंट बोलता हूँ, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और दूसरा स्टेटमेंट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर आइडेंटिटी रिलेशन। तो कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा अप्रोप्रिएट, ज्यादा सही होगा, मतलब कौन सा सही होगा? फर्स्ट, ऑल आइडेंटिटी आर रिफ्लेक्सिव। वेरी गुड, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, तो आइडेंटिटी वाला तो आएंगे आएंगे, बाकी भी आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नोट में इंक्लूड करूँ, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। तो कॉमन एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होता है, एक सेट दे देगा, ए सेट रिलेशन दे दिया, अब ये रिलेशन बोल देगा कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्टेड सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ओनली। तो सारे जो टाइप होते हैं ना, वो सारे पता होना चाहिए, तो उसके बाद क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहले अपन डेफिनेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट फिफ्थ जो डेफिनेशन होती है वो होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। याद है किसी को सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, जल्दी से बता दो। अब स्टूडेंट कई बार ऊपर ऊपर से डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो कई बार गलती कर देते हैं, मैं एग्जांपल दूंगा, कुछ कुछ गलतियां कराऊंगा उसमें। कोई भी सिमेट्रिक रिलेशन, ए रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन if
ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए सेट बी के साथ रिलेशन है तो दिस इंप्लाइज बी ए मस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, ये भी होना चाहिए, ये होगा फॉर ऑल पेयर, फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इस केस में ये रिलेशन आपका क्या होगा, एक सिमेट्रिक होगा। मतलब ऐसा दे रखा है इफ ए एलिमेंट इज रिलेटेड टू बी है, दिस इंप्लाइज बी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, और जितने भी ऑर्डर पेयर हैं। अब ऐसे केस में सेम सेम एलिमेंट के अलावा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, क्योंकि ए और बी यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। अब जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में, या फिर मैं कोई रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ, रिलेशन ऑफ सेट ए ले लिया था आपका 1 2 3। अब यहाँ पे मैं देखूंगा एक रिलेशन मैंने ले लिया आपका, क्या है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2। R2 मैंने ऐसा ले लिया 1 1 2 2 2 3 3 2। R3 ऐसा ले लिया 1 1 2 2 2 3 2 1 3 2 1 3। और एक रिलेशन और ले लिया मैंने, R4 ले लिया 1 1 2 2 और 3 3। और एक और एग्जांपल ले लिया R5, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ ले लिया आपका 1 1। अब बताओ कौन कौन सा रिलेशन इसमें रिफ्लेक्सिव है, कौन कौन सा रिलेशन इसमें रिफ्लेक्सिव है। बताओ, काफी टाइम ले लिया। R1 R3 R4। R1 R3 R4, देखते हैं। R1 इनको देखने की जरूरत नहीं है, 1 2 है 2 1 है, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। इनको देखने की जरूरत नहीं है, 2 3 है 3 2 है, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। इनको देखने की जरूरत नहीं है, 2 3 है 2 3 है 3 2 है, बिल्कुल है। 1 2 और 2 1 है, लेकिन 1 3 का ऑर्डर पेयर 3 1 नहीं है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 1 2 2 3 3। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट क्या सोचेंगे, R4 और R5 ये दोनों भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन एक्चुअली R4 भी रिफ्लेक्सिव है और R5 भी रिफ्लेक्सिव ही है। अब सर R5, रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक? हाँ सॉरी, R5 ये सिमेट्रिक 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 सिमेट्रिक, R5 भी सिमेट्रिक है और R5 भी सिमेट्रिक है। अब कोई मुझे बताएगा क्यों रीजन है R5 का सिमेट्रिक होने का रीजन, कोई भी। ए आर तो भी प्लस ए आर पी सेटिस्फाई हो रहा है ना सर, हो रहा है। देखो सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए भी, ए इफ ए कंडीशन का मतलब इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी मस्ट बी रिलेटेड टू ए। लेकिन यदि ये हुआ ही नहीं, ए बी के साथ रिलेटेड हुआ ही नहीं, तो फिर कंडीशन तो आएगी नहीं, कंडीशन तो आएगी नहीं। तो मतलब ऐसे यदि कोई ऐसा सिचुएशन बनती है जिसमें ए रिलेटेड टू बी वाली कंडीशन बनती ही नहीं है, तो उस केस में आगे कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंडीशन तो यही होती है ना, इफ देन। अब यदि इफ वाला स्टेटमेंट ही नहीं हुआ तो फिर देन वाला स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है। तो उस कंसेप्ट से मैं बोलूंगा, तो मतलब एक नोट में लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन दूर रहे। सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक रिलेशन फेल्स only when, only when if a related to b रिलेशन में है बट b related to a does not belongs to in relation, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में आपके क्या सिमेट्रिसिटी फेल होगी, सिमेट्रिक रिलेशन फेल होगा, वरना हर केस में रिलेशन क्या होगा आपका, सिमेट्रिक होगा। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिक्स्थ। कोई बताएगा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, याद नहीं है सब, भूल गए हो गए, पढ़े हुए नहीं है क्या ये सारी। कोई भी।
ठीक है, कोई इश्यू नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा, ए रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब एक फेज से दूसरी फेज में ट्रांजिट करेगा। यदि ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, दैट मींस ए रिलेटेड टू सी हुआ, तो ऐसा रिलेशन क्या होगा आपका, ट्रांजिटिव। मैं क्या बोलूंगा, ए रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव रिलेशन if A related to B and B related to C, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों कंडीशन हुई, ये दोनों कंडीशन हुई, दिस implies A related to C हुआ for all order pairs। तो उस केस में रिलेशन आपका क्या है, ट्रांजिटिव होगा। मतलब यदि ऐसा दे रखा है 1 रिलेटेड टू 2 है एंड 2 रिलेटेड टू 3 है, दिस इंप्लाइज 1 रिलेटेड टू 3 होना चाहिए फॉर ऑल पॉसिबिलिटी, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सारी पॉसिबिलिटीज के लिए देखूंगा तो आपका ट्रांजिटिव हुआ। अब जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक चेक करना कंपैरेटिवली आसान होता है। हमेशा गलती जो होती है वो ट्रांजिटिव में ही होती है, क्योंकि ट्रांजिटिव में गलती तभी होती है, तब होता है क्योंकि ट्रांजिटिव में आपका सारे एलिमेंट्स के लिए देखना होता है, ये गलती होती है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल मिस्टेक करते हैं, और मैंने जितनी बार पूछा है मैक्सिमम टाइम अब स्टूडेंट ने आंसर गलत ही दिया है। मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट इसमें सही आंसर देंगे। तो क्वेश्चन है, मोर देन वन हो सकता है, विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3 आर ट्रांजिटिव। रिलेशन 1 दे दिया आपका 1 1, ऐसे दे दिया 1 2 2 1 और 1 1। रिलेशन 2 दे दिया 1 1 3। रिलेशन 3 दे दिया 1 2। रिलेशन 4 दे दिया 2 2। तो बताओ कौन सा रिलेशन इसमें ट्रांजिटिव है? R1 and R4। R1 R4। वेरी गुड, R1 और R4। बाकी लोग, मैंने स्टेटमेंट लिखने से पहले मैंने बोला था कि ऑलमोस्ट हर बच्चे ने आंसर गलत दिया है, दोबारा से सोच समझ सर के आंसर सब दो। ट्रांजिटिव है सर। हाँ? और फिर से थोड़ा सब ट्रांजिटिव है सर ऑल ट्रांजिटिव। आई थिंक दिस केस में रिजल्ट तुम्हें सरप्राइज करेगा। R1 ट्रांजिटिव नहीं है, R2 R3 R4 ट्रांजिटिव है। R1 ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, इसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो 1 2 है, रिलेशन में है, एंड उसके बाद देखूंगा 1 2 के साथ है और 2 1 के साथ है। इसका मतलब 1 1 के साथ होना चाहिए, बिल्कुल 1 1 के साथ होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला था, फॉर ऑल पेयर्स। अब ये तो देख लिया, अब मैंने देखा 2 1 के साथ है। अब देखो 2 1 के साथ है, अब इसको कभी भी नहीं देखो, अब बाकी को देखो। एंड क्या 1 फर्दर आगे गई 2 के साथ है, 1 2 के साथ है, इट मीन्स 2 2 के साथ होना चाहिए। लेकिन इसमें 2 2 के साथ नहीं है, ये नहीं है, तो उस वजह से ये आपका क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। अब देखो इस केस में ये ट्रांजिटिव क्यों है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। 1 2 के साथ है, अब 2 आगे किसी के साथ रिलेशन में है ही नहीं, 2 आगे के साथ रिलेशन में है ही नहीं, तो कोई कंडीशन है ही नहीं। क्योंकि कंडीशन तो क्या है, इफ दिस एंड दिस दैट इंप्लाइज। तो यदि कंडीशन ही नहीं हुई तो फिर आगे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 2 के साथ है, अब 2 का फर्दर किसी के साथ है ही नहीं। 1 3 के साथ है, अब 3 का फर्दर किसी के साथ है ही नहीं, तो आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली 1 2 के साथ है, 2 का किसी के साथ है ही नहीं, चेक करने की जरूरत है। 2 2 के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगेन कंफ्यूजन से दूर बचाने के लिए मैं अगेन एक यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
transitivity fails only when को मैंने अंडरलाइन कर दिया, if A related to B and B related to C but A does not related to C दे रखा है, तो उसी केस में फेल होगी। बाकी हर केस में रिलेशन आपका क्या होगा, आपका ट्रांजिटिव होगा। क्लियर हुआ सबको? सर ये R2 वाले केस में ऐसे नहीं देखेंगे क्योंकि 2 और 1 का पेयर है और 1 और 3 का पेयर है, तो 2 और 3 का भी पेयर होना चाहिए। देखो इसका है 2 और 1 का पेयर है, तो अब देखो ना ए ट्रांजिटिविटी का मतलब देखो ये क्या है, मान लो ये ए पर्सन है बी पर्सन के साथ रिलेशन में है और बी पर्सन सी पर्सन के साथ रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि ए बी के साथ रिलेशन में है और बी सी के साथ है, तो इसका मतलब ए सी के साथ रिलेशन होना चाहिए। अब ऐसे इस केस में यदि ए बी के साथ रिलेशन में है लेकिन बी का आगे किसी के साथ रिलेशन ही नहीं हुआ, तो आगे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे 1 का 2 के साथ है लेकिन 2 का आगे किसी के साथ रिलेशन है ही नहीं, 1 का 3 के साथ है, 3 का आगे किसी के साथ रिलेशन है ही नहीं, तो आगे रिलेशन नहीं है तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली बोल दूंगा ट्रांजिटिव है। समझे? सर मैं कहता जैसे हमारा उसको हम उसी ऑर्डर्ड पेयर में देखेंगे, मतलब ऐसे नहीं देखेंगे कि 2 और 1 है और फिर 1 और 3 है तो फिर 2 और 3 भी होना चाहिए, ऐसे नहीं देखेंगे ना। ऑर्डर कैसे चेंज करोगे? हाँ 2 ठीक और है, 1 लिखा है ना, तो 2 और वही 1 इस 1 का आगे देखना पड़ेगा। ठीक है, वही कंफर्म कर रहा था सर। ठीक ठीक है। सातवां इक्विवेलेंट रिलेशन। तो इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होगा? कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। तो मैं बोलूंगा ए रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रिलेशन इफ इट इज पहला रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक और थर्ड ट्रांजिटिव। यदि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो रिलेशन आपका क्या होगा? इक्विवेलेंट रिलेशन। एक नोट में डाल लो, एक नोट में डालो। पहला नोट क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इक्विवेलेंट होता है, जैसे मैंने बोल दिया आपका क्या है, 1 1 2 2 और 3 3। ये इक्विवेलेंट है, क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव तो है ही, क्योंकि सारे हैं। सिमेट्री में देखूंगा ए रिलेटेड टू बी नहीं है तो बी रिलेटेड टू चेक करने की जरूरत नहीं, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव में देखूंगा ए रिलेटेड टू बी नहीं है तो बी रिलेटेड टू चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका क्या? ट्रांजिटिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब इनडायरेक्टली क्या होगा? इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। सिमिलरली सेकंड यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल में तो सारे आ ही जाते हैं, इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। अब तीसरा जो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया, बोल दिया एम्प्टी रिलेशन। अब बताओ एम्प्टी रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंट? चार ऑप्शन दे दिए आपको। रिफ्लेक्सिव ओनली, सिमेट्रिक ओनली, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, ऐसे ऑप्शन दे दिए। बताओ। सर इक्विवेलेंटी होगा। इक्विवेलेंट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखो रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? ऑल एलिमेंट्स लाई बिलोंग्स टू इटसेल्फ। अब ऑल एलिमेंट्स कोई भी एलिमेंट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है। सिमेट्री, सिमेट्री में ए रिलेटेड टू बी, वो वाली केस आई नहीं रही, तो मैं बिल्कुल सिमेट्री बोल देता हूँ, ट्रांजिटिव भी बिल्कुल हो जाएगा। याद करो स्टेटमेंट, मैं अगेन वापस रिपीट करो, याद करो स्टेटमेंट। ऑल रिलेशन सिमेट्रिसिटी फेल्स ओनली व्हेन उसको अंडरलाइन किया था मैंने, इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए नहीं हो, तो उसी केस में सिमेट्रिसिटी फेल होगी, वरना हर केस में सिमेट्रिक होगा। सिमिलरली ट्रांजिटिविटी फेल कभी होगी जब ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी बट ए डज नॉट रिलेटेड टू सी, किसी भी पेयर के लिए मिलेगा। यदि ऐसा मिलेगा तो उस केस में ट्रांजिटिव फेल होगी, वरना हर केस में
सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। वो स्टेटमेंट मैंने इसीलिए लिया था कि मुझे पता है ये चीज कंफ्यूजन होता है बच्चों में, ये गलती करते हैं, ये छोटी छोटी गलती करते हैं, और जहां पे बच्चे गलती करते हैं वहीं पे क्वेश्चन आने का चांस होता है। तो उस वजह से मैंने ये सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में बताया है। आई होप ये सर पूरा कंसेप्ट था। रिफ्लेक्सिव का बता दोगे, एम्प्टी सेट क्यों, एम्प्टी रिलेशन क्यों रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखा है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ऑल एलिमेंट्स लिखा था ना। अब इसके तो सारे एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, तो कोई एलिमेंट नहीं है तो किसके रिलेट साथ में रिलेशन होगा। ओके सर। क्लियर है अब सारी चीजें। यस सर। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। सर जैसे सिमेट्रिक में हमें कंडीशन की नीड होती है, वैसे रिफ्लेक्सिव के अंदर हमें एलिमेंट्स चाहिए होते हैं सारे। रिफ्लेक्सिव में एलिमेंट्स दोगे ना, सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए। ओके सर। हम्म, ठीक है, किसी को कुछ नोट करना तो नहीं रह गया? नोट करना है तो फिर मैंने कर दिया छोटा, नहीं तो मैं एग्जांपल देता हूँ। नोट हो गया तो डन लिखो, आगे एग्जांपल करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने मॉक्स अटेंड करना स्टार्ट कर दिए क्या? मॉक्स देने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका, आई थिंक सब में ही हो गया, या फिर क्वांट में कहीं हुआ है? LRDA इंग्लिश का सिलेबस आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा ना आप लोगों का। हाँ अरे जी कोई, सर, एलआरडी का तो तो मॉक्स एटलीस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, इस ईयर के नहीं तो एटलीस्ट लास्ट ईयर के मॉक्स अटेंड करना स्टार्ट कर दो, और पूरा ही दे दो। और क्वांट के इस बार आपके क्या पार्ट भी है, तो पार्ट पार्ट जैसा आपका रिवीजन होता जाता है, तो उसके हिसाब से पार्ट वाला भी देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आई थिंक डेट आ चुकी है ना तुम्हारी, शायद 27 मार्च को डेट डिक्लेयर कर दी है ना। यस सर। हाँ तो ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हैं, 2 मंथ्स में रिवीजन ही करना है अब आपको। तो मान के चल लो कि आप 15 मॉक के आसपास आप अटेम्प्ट करो, तभी आप चीज़ें सीखोगे, क्योंकि अब मॉक्स से ही सीखने को मिलेगा, क्योंकि सिलेबस जितना था आपने कवर कर लिया है। जितना आप फोकस मॉक्स के ऊपर करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, टाइमिंग का आपको ध्यान रखते हुए। दूसरी चीज़, मॉक्स थोड़े से टफ बनाए गए हैं, क्वांट के जो मॉक्स हैं वो थोड़े से टफ हैं, आई थिंक बाकी भी टफ ही बनाए गए हैं, जानबूझ के टफ रखे गए हैं। वो इसीलिए टफ रखे गए हैं कि थोड़ा सा बच्चे और कॉन्फिडेंट ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मॉक्स में तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा टेंशन लेके चले जाओ, या फिर डिप्रेशन में जाओ कि यार मेरे तो 80-90 मार्क्स ही आ रहे हैं, 100 मार्क्स आ रहे हैं, पता नहीं PGDB में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मॉक्स जानबूझ के थोड़ा टफ रखे गए हैं, और मैं इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आप लोग और कॉन्फिडेंट ना हो, इसीलिए मॉक टफ है। तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना कि आपका क्या मॉक टफ है, मॉक के क्वेश्चन नहीं बन रहे। मॉक इसीलिए टफ रखे गए हैं कि इन केस गलती से यदि टफ क्वेश्चन आ गए तो आप उस लेवल को आप सह पाओ। ये तो इजी तो सबको ही कर लेगा, जिसने भी थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लिया है वो इजी तो वैसे भी बना देगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन। सर ये जो मॉक्स है वो 3 आवर्स करेगा ना? हाँ हाँ, 3 आवर फुल के ही सिलेबस है, जो भी है। फुल सिलेबस हो गया तीनों। 3 आवर के नहीं है आई थिंक, क्वांट का हो गया 2 आवर्स का होता है ना शायद पेपर, तो लास्ट ईयर तो इसकी वजह 1.5 आवर हुआ था कोविड की वजह से। नहीं सर, 3 आवर्स ही था लास्ट थ्री ईयर। आवर्स था लास्ट ईयर भी, 3 आवर्स आ गया। हाँ हाँ, ठीक है, फिर तो 3 आवर्स का ही रहेगा। मतलब मैं बोला तीनों सेक्शंस है ना, मतलब तीनों सेक्शंस इंग्लिश है। और LRDI वगैरह। अच्छा, इस बार आपका कैट का जो था वो कम किया था, या फिर वही पूरा ड्यूरेशन का ही था कैट का ये इस बार का? 2 आवर्स हो सकता है। 2 आवर्स का था, तो 2 आवर्स का ही होता है यूजुअली कैट तो। ठीक है, तो कैट में चेंजेस नहीं किए तो PGDB में भी चांसेस कम ही है कि चेंजेस करें। तब तक कोविड वाला भी मार्च एंड तक तो काफी चांसेस है कि वो खत्म ही हो जाएगा, काफी हद तक कंट्रोल में आएगा। चलो क्वेश्चन करो। कंसिडर ए रिलेशन ऑन सेट ए बोल दिया मैंने आपका 1 2 3 4, और रिलेशन बोल दिया है मैंने आपका 1 1 2 2 3 3, 1 2 3 4 5 बोल दिया मैंने, 4 4 5 5 2 3
3 2 3 5 और 5 3, देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों आपको देखने। ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली बट नॉट ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक डायरेक्टली हो जाएगा, प्रॉब्लम ट्रांजिटिव में है, तो सारे एलिमेंट के लिए चेक करके आंसर देना, गलती नहीं करनी इस पर। सर इक्विवेलेंट है। सर सिर्फ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है। हेलो हेलो, हाँ आंसर दो। सिर्फ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। देखिए चेक करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक चेक करना बहुत आसान है सारे एलिमेंट के लिए, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, रिफ्लेक्सिव आंख बंद करिए। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए देखो 2 3 है, 3 2 है, 3 5 है, 5 3 है, तो सिमेट्रिक भी होगा। हमेशा प्रॉब्लम कौन सी होती है? ट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव में ये कभी भी चेक नहीं करने, आपको क्या चेक करना है? 2 का 3 के साथ है, फर्दर 3 का 5 के साथ है, इसका मतलब 2 का 5 के साथ होना चाहिए, लेकिन 2 का 5 के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये आपका क्या है? सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ठीक है, अब एक जे का क्वेश्चन कर लेते हैं। सेट ए दे दिया है आपका 1 2 3, और उसमें एक रिलेशन दे दिया है आपका 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। बताओ काफी टाइम ले लिया। सर ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। यार 1 2 है तो 2, सिमेट्रिक नहीं है सिमेट्रिक तो वैसे नहीं भी नहीं नहीं सर, है। सिमेट्रिक नहीं है, नहीं है, नहीं, गलती से बोल दिया सर। अच्छा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 का 2 के साथ है एंड 2 का फर्दर 3 के साथ है, दिस इंप्लाइज 1 का 3 के साथ होना चाहिए, 1 का 3 के साथ मिल रहा है। चलो बाकी पेयर देखूंगा, 2 का 3 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 3 का आगे किसी के साथ है नहीं, 3 का आगे किसी के साथ है नहीं, तो चेक करने की जरूरत नहीं। 1 का 3 के साथ है, 3 का आगे किसी के साथ है नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं। अब ये मत बोलना कि सर 3 का आगे यहाँ पे 3 के साथ है तो 1 का 3 के साथ है, अरे तो वापस से घूम फिर के वही हो जाएगा, तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं। ट्रांजिटिव में बस इन्हीं चीज को चेक करें। अब इससे ये तो क्या थे, डायरेक्टली क्वेश्चन थे। अब इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, टफ कैसे बनाया जा सकता है, जैसे आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक ऐसा ही कुछ दे रखा था कि मान लो इसी में कितने ऑर्डर पेयर में ऐड करूं जिससे ये रिलेशन आपका क्या है, इसमें कितने ऑर्डर पेयर में ऐड करूं जिससे ये जो रिलेशन है ये क्या बन जाए, आपका एक इक्विवेलेंट रिलेशन बन जाए। इसमें क्या पूछेगा आपका, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स
should be added such that this relation become an equivalent relation. अब ये तो क्या है, कंपेरेटिवली इजी था तो इसमें सोच सकते हो, लेकिन घुमा के दिया था उन्होंने जेई में। ये जेई एडवांस मतलब पुराने टाइम आईआईटी जेई जब हुआ करता था उस टाइम का क्वेश्चन था। अपने अरे बहुत टाइम ले लिया यार। सो 3 3 देखते हैं क्या था रिलेशन। सेट ए था आपका 1 2 3, रिलेशन क्या दे रखा था आपका 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 3 और 1 3। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल है, तो रिफ्लेक्सिव में टेंशन नहीं। सिमेट्रिक होना चाहिए, तो सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 है, इसके साथ क्या चाहिए 2 1 चाहिए। 3 2 है, 2 3 है तो 3 2 चाहिए, और 1 3 है तो 3 1 चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे 1 2 है, 2 3 है, 1 का 2 के साथ है एंड 2 का 3 के साथ है। दिस मीन्स 1 का 3 के साथ होना चाहिए, बिल्कुल है। 1 का 2 के साथ है एंड 2 का वापस से 1 के साथ है, इसका मतलब 1 1 होना चाहिए। एक्चुअली आईआईटी में जो क्वेश्चन दिए थे उन्होंने 1 1 2 2 इनको नहीं दिया था, इनको नहीं दिया था। तो उस केस में और क्वेश्चन पूछा था, शायद ट्रांजिटिव का ही पूछा था या कुछ ऐसा पूछा गया था, इक्विवेलेंट का ही पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 4 सेट में था। तो ये सारे चीज़ चेक करने पड़ेंगे आपको, ये सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। और 2 का किसी के साथ है नहीं, ठीक है, तो इसका काम करना। 2 का 3 के साथ है एंड फिर 3 का 2 के साथ है, इसका मतलब 2 का आपको क्या रहना चाहिए, 2 के साथ होना चाहिए। 2 का 2 के साथ बिल्कुल है। 2 का 3 के साथ है, बाकी जितने पेयर पेयर है 3 का आगे फर्दर 3 का 1 के साथ है, इसका मतलब 2 का 1 के साथ होना चाहिए। 2 का 1 मैंने ऐड कर लिया, तो सिमिलरली ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे तो ये इजी इसलिए था क्योंकि ये डायरेक्टली ये क्या बन गया, यूनिवर्सल रिलेशन बन गया। और यूनिवर्सल रिलेशन तो डायरेक्टली हम बना पाएंगे, लेकिन जो आईआईटी वाला क्वेश्चन था उसमें यूनिवर्सल रिलेशन नहीं था, उसमें कुछ एक आध ऐसा मिस करके उन्होंने दिया हुआ था, तो उससे आपका आंसर गड़बड़ होने का चांस रहता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी, लॉजिकली आपको सारी चीज चेक करके आंसर देना है, सारी चीज चेक करके आंसर देना है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आप आंसर सोल्व करो तब आपका आंसर दे पाएंगे। क्लियर? चलो एक दो मैं आईटी के क्वेश्चन करवाना चाहूंगा आप लोगों से, एक दो मैं आईटी क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन है आपका, ये पहले पूछा क्या था, नंबर ऑफ ordered pairs satisfying equation satisfying the relation R दे रखा है x, y such that 2x square plus 3y square is equals to 35
एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कितने ऑर्डर पेयर होंगे जो उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जेई का क्वेश्चन है तो ध्यान से करना, गलती नहीं हो। ये बोल रहा हूँ इसका मतलब गलती होने का चांस है वहां पे। काफी टाइम ले लिया। फोर सर। 8 एट। एट सर सही है। 8। 8 सही है, बिल्कुल सही है। 4 गड़बड़ है, एक मिस कर दिया। क्या करोगे, दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स में रिलेशन देखना है, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं क्या कर दूँ, इसको आगे ले जाता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 35 माइनस 3 y² अपॉन 2। अब ऐसा कर दिया मैंने, और इससे मैंने क्या कर दिया, या फिर x की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ √/2 कर दिया। तो इससे ज्यादा बेटर रहेगा आपका। अब यहाँ पे अब देखो, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पहली चीज 35 माइनस 3 y² आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वो चीज अपन ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बेटर तरीका क्या है, हिट एंड ट्रायल है। हिट एंड ट्रायल क्या है आपका, y की वैल्यू रख दी मैंने सबसे पहले 0, y की वैल्यू 0 रख दी, तो क्या जाएगा, x की वैल्यू क्या जाएगी, √35/2। और ये तो कोई भी एक इंटीजर नहीं बनेगा, तब तो इससे तो कुछ नहीं आएगा। फिर y की वैल्यू 1 रख दी, तो x की वैल्यू क्या जाएगा आपका, 35 माइनस 3/2। मतलब आपका क्या, 32/2 मतलब √16। √16 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। तो क्या होता है, 4,1 एक ऑर्डर पेयर होगा। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे √16 है, अब इंटीजर है, तो y² है, तो y² की वैल्यू क्या चाहिए मुझे, y² की वैल्यू आपकी क्या है, y इजिकल्स टू 1 पे और y इजिकल्स टू -1 पे, दोनों पे y² की वैल्यू बनाएगी। और सिमिलरली x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -4, क्योंकि इंटीजर है। नेचुरल नंबर होता तो सिर्फ एक आंसर होता, लेकिन इंटीजर है तो इस केस में ऑर्डर पेयर बनेंगे +-4 और +-1, मतलब 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे, 4,1 -4,1 4, -1 और -4, -1। यही पे गलती हुई है। सिमिलरली x की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे आपका 2। तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 35 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, 12/2। तो कितना हो जाएगा, 35 माइनस 12 मतलब आपका 27/2, मतलब 27/2, सॉरी 23/2। ये तो इंटीजर नहीं है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर y की वैल्यू रख दी 3, तो x की वैल्यू क्या रख दी आपका, 3 रख दूंगा तो 35 माइनस 3 इंटू 9 मतलब 27/2। तो मतलब 8/2 मतलब √4, मतलब इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, +-2 हो जाएगी। यहाँ पे भी कोड पे रहेंगे +-3, +-2। तो 4 यहाँ से, 4 यहाँ से। अब y की वैल्यू जैसे रख दूंगा आपका 4, y की वैल्यू 4 रख दूंगा तो क्या जाएगा आपका, 16 इंटू 3 48, 35 माइनस 48 मतलब रूट के अंदर आपके क्या है, नेगेटिव, और इसके डोमेन में डिफाइन नहीं है, तो मतलब आगे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी। तो टोटल 4 + 4 8 वैल्यूज होंगी जो उसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेई मेंस में आया हुआ है, 2000 आई थिंक 18 में आया था। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। टू सेट्स आर डिफाइंड अंडर कंडीशन
ए दे दिया आपका ए कोमा बी के ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर टू आर, आर टू आर का मतलब है रियल नंबर से रियल नंबर में, वेयर मोड ऑफ ए माइनस 5 लेस देन 1 एंड मोड ऑफ बी माइनस 5 लेस देन 1। और बी दे दिया आपका ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर टू आर में, और यहाँ पे दे रखा है आपका 4 इंटू ए माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू बी माइनस 5 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 36। देन ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन दे रखा था ए इंटरसेक्शन बी इजिकल्स टू 5, बी ऑप्शन दे रखा था ए इज सबसेट ऑफ बी, सी ऑप्शन दे रखा है आपका बी इज सबसेट ऑफ ए, और डी क्या दे रखा है आपका नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करो। काफी देर होगी, कोई आंसर? सी। सी। चलो देखते हैं, सबसे पहले सोल्व करते हैं रीजन बना के। तो सबसे पहले मैं आपका क्या, मोड ऑफ ए माइनस 5 लेस देन 1, तो ए इक्वलिटी सबको आती ही है, मोड खोलूंगा तो -1 से लेके ए माइनस 5 की वैल्यू आपकी क्या आएगी 1, और ए निकालना है तो +5 ऐड कर दूंगा, तो -1 + 5 ए और 1 + 5, मतलब ए की वैल्यू लाई करेगी 4 से लेके 6 में, और मोड ऑफ बी -5 लेस देन 1, इसका मतलब बी की वैल्यू लाई करेगी 4 से लेके 6 में, तो मतलब एक रीजन होगा 4 से सी में और दोनों, और ए क्या है आपका R2R, मतलब ए इनडायरेक्टली एक्स एक्सेस होगा और बी आपका क्या है वाई एक्सेस पे कोऑर्डिनेट होगा। दूसरी इक्वेशन को मैं देखो ध्यान से, 4 इंटू ए माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू बी माइनस 5 का होल स्क्वायर एज एन इक्वल टू 36, 36 का डिवाइड कर दो, तो ए माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस बी माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 1, और ये रीजन क्या है, इलिप्स की इक्वेशन है, याद है ना, इलिप्स सब पढ़ चुके हो ना आप लोग, तो इलिप्स की इक्वेशन है और इलिप्स के इनसाइड का रीजन है। अब इलिप्स के इनसाइड का रीजन है जिसकी वर्टेक्स में बात करूं, जिसकी वर्टेक्स क्या दे रखी है आपकी 6,5 दे रखी है, और मेजर एक्सेस का मतलब ये ए स्क्वायर होता है, मतलब डायरेक्टली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। मेजर एक्सेस ए की वैल्यू, मेजर एक्सेस की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, मेजर एक्सेस की वैल्यू ए की वैल्यू दे रखी है 3 और माइनर एक्सेस बी की वैल्यू दे रखी है आपकी 2। तो इस केस में इसका मैं ग्राफ बनाऊं, फिगर बनाने की कोशिश करूं तो कैसा बनेगा, ये आपका क्या पहला 6,5 कोई पॉइंट ये है 6,5, इसकी मेजर एक्सेस 3, मैं और आराम से ले लेता हूँ, नीचे ले लेता हूँ स्पेस में, तो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये कोई 6,5 कोई पॉइंट ले लिया आपका, ये सेंटर मैंने बोल दिया 6,5 है। अब मेजर एक्सेस 3 मतलब ये 3 तक, यहाँ तक, ये क्या जाएगा 9,5 तक, और यहाँ पे भी ए की वैल्यू, तो ये क्या जाएगा आपका 2,5। माइनर एक्सेस 2 का मतलब आपका क्या है, ये क्या जाएगा आपका 6,7 में, और इधर आपका क्या जाएगा 2 तक जाएगा, तो ये क्या जाएगा आपका 6,3 में।
तो मतलब इस इंटरवल में एक ये इलिप्स बनेगा। और इस इलिप्स के इनसाइड का रीजन ये सेकंड वाली इनइक्वलिटी बनाती है। तो ये क्या है आपका बी सेट है, ये आपका क्या है सेट बी है। अब ए सेट बनाऊंगा तो यहाँ पे आपका क्या ए के वैल्यू, ए और बी की वैल्यू क्या दे रखी थी, दोनों की वैल्यू दे रखी थी 4 से लेके 6 के बीच में। तो ये आपका क्या होगा 4 यहाँ पे होगा सॉरी, और 6 आपका यहाँ पे होगा 6, सॉरी 6 आपका ये है 6 तो ये रहा। बी की वैल्यू भी 4 6 में, तो 4 यहाँ पे होगा और 6 आपका यहाँ पे होगा। तो बी सेट आपका क्या होगा, ये सेट हो गया, ये बी सेट नहीं सॉरी ये ए सेट होगा, ये ग्रीन वाला है ये आपका ए सेट हो गया। तो क्लियरली ए सेट सबसेट है आपका बी का, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर, ए सेट इज सबसेट ऑफ बी। बी आंसर किसी का था। वेरी गुड, काफी अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। ठीक है, मेरे हिसाब से रिलेशंस में इतना हम कर लेंगे तो मच मोर सफिशिएंट है, मच मोर सफिशिएंट है। ठीक है, तो अपने सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, एक लास्ट चैप्टर और बच गया आपका फंक्शन। फंक्शन मैं लास्ट में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है फंक्शन आप लोगों को ऑलरेडी आता है और सारे चैप्टर्स में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। तो आप मुझे बता दो कि फंक्शन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ा है। फंक्शन मैंने सबसे लास्ट में पढ़ाने का मोटिव जानबूझ के यही है क्योंकि फंक्शन पढ़ाने को यदि आप 11th 12th में आपने पढ़ा होगा तो फंक्शन ऑलमोस्ट 1 महीना पढ़ाया जाता है। तो फंक्शन 1 महीने में भी पढ़ाया जा सकता है, फंक्शन अपन चाहे तो 2 दिन में भी पढ़ा सकते हैं। तो आपको एक्चुअली कितना रिक्वायर्ड है फंक्शंस में, आपको डेफिनेशंस आई थिंक मुझे लगता है वो बताने की जरूरत है, टेस्टिंग ऑफ फंक्शन वो बताने की जरूरत है, डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन क्या उस पे क्वेश्चन करवाने की जरूरत है क्योंकि वो तो हम लोगों ने पूरे कैलकुलस में करते ही रहे हैं। डोमेन रेंज पे क्वेश्चंस करवाने हैं स्पेसिफिकली ऐसा कुछ। सर अगर कुछ डिफरेंट हो तो करा दीजिएगा बस। डिफरेंट तो क्या है, जिस हिसाब से आप लोग का लेवल है मुझे लगता है कि डोमेन रेंज के बेसिक क्वेश्चंस ऑलरेडी आते ही हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन रेंज ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज में ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एनसीआर एनपीआर वालों की ऑलरेडी डोमेन रेंज में बता चुका हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें दोबारा से हम लोग को टाइम देने की जरूरत है क्योंकि हम लोगों ने वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारे क्वेश्चंस। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा भी नहीं, और आएगा तो आप कर लोगे क्योंकि डोमेन रेंज का क्वेश्चन जो भी बने हैं आपके पीजीडीबी में आप लोगों ने देखे भी होंगे प्रीवियस ईयर से, डोमेन रेंज के बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रूट वाले क्वेश्चन आए हैं या फिर लॉग के क्वेश्चन आए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। तो डोमेन रेंज पे टाइम होता तो हम आराम से करते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को जिस हिसाब से पढ़ा है डोमेन रेंज के ऊपर हम लोग ज्यादा टाइम दें। उससे बेटर हम लोग टाइम दे सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पे क्योंकि पीजीडीबी में आई थिंक क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन जो टाइप ऑफ फंक्शन है उसके क्वेश्चंस 2 बार आ चुके हैं। वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कैसा है, तो 5-6 साल में से 2 बार क्वेश्चन या 2 बार या 3 बार आया है क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पे। इवन ओड फंक्शन हो गया, पीरियोडिक फंक्शन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, इवन ओड भी बेसिक बेसिक पता ही है आपको, सारी चीजें में क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली इन केस संडे को मुझे टाइम मिला तो संडे को मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन संडे को टाइम नहीं मिला तो सैटरडे को हम लोग लास्ट क्लास लेके कंक्लूड करेंगे। तो संडे की क्लास अब देखेंगे, तो उसी वजह से क्योंकि टाइम अवेलेबिलिटी काफी कम है तो उस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट इसमें जाना चाहूंगा। ठीक है, हाँ सर, वो एक टाइप का क्वेश्चन आता ना, वो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। हाँ वन वन ऑन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में होता है, टाइप ऑफ फंक्शन में वही मैं बताना है क्योंकि पीएचडी में मैं 2 बार आ चुका है वो क्वेश्चन, मतलब उसी टॉपिक से, तो वो तो बताना ही है। और स्पेसिफिकली जो आपका फंक्शन का जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो मेंशन जो है आपका पीजीडीबी का, आपके ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो उन्होंने बाकी टॉपिक मेंशन नहीं किए फंक्शन के, उन्होंने सिर्फ क्या पढ़ा है उन्होंने मेंशन ये किया है फंक्शंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, डोमेन रेंज क्या होता है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इतना दिया है उन्होंने। इवन ओड फंक्शन नहीं दे रखा उन्होंने, कंपोजिट फंक्शन के बारे में नहीं दे रखा उन्होंने, इनवर्स फंक्शन के बारे में भी नहीं दे रखा ऑफिशियली वेबसाइट पे, लेकिन वो तो हम प्रिकॉशनरी पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे सिर्फ टाइप्स ऑफ फंक्शन तक ही दे रखा है।
तो उसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा, क्योंकि हम लोग ने 12th में जब पढ़ा था फंक्शन, ऑलमोस्ट 1 महीना पढ़ा था, तो इतना टाइम हम फंक्शन को नहीं दे सकते, क्योंकि इतने क्वेश्चंस नहीं बनाया जाएगा। जो बनेगा वो बेसिक ही है, और पूरे कैलकुलस में फंक्शन ही तो पढ़ा है हमने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शन। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक पीजीडीबी में, टेस्टिंग ऑफ फंक्शन में, कि विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन डिपेंड करेगा फंक्शन को। तो सबसे पहले फंक्शन होता क्या है, कोई एक्सप्लेन करेगा फंक्शन होता क्या है? ये कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज फंक्शन, डिफाइन फंक्शन। या फिर रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या सिमेट्री है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। Sir, function is a set of rules by which the independent variable acts. तो क्या है रूल, वही तो पूछ रहा हूँ ना। कोई भी अप्रोप्रिएट आंसर देना चाहिए कोई। One variable maps to only one of the other variable. As in, if x, we take the value of x as 2, then it will have only one image in वन the इमेज, y-axis, one वाई image. एक्सिस। ठीक है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब पॉइंट टू पॉइंट नहीं है। जो और बेटर आंसर हो सकता है। ठीक है, क्या होता है रिलेशन, मतलब सिंपल। सबसे पहले आपका होता है कार्टेशियन सेट। कार्टेशियन सेट क्या होता है, ए और बी दो सेट दे रखे हैं, उनके एलिमेंट्स के बीच की जितने भी पेयरिंग है उसके बारे में बताता है। देन कार्टेशियन सेट्स का जो सबसेट होता है वो आपका रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, किसी एक सर्टेन रूल की हेल्प से जो पेयरिंग बताते हैं वो एक रिलेशन होता है। अब रिलेशन में सिर्फ रूल के हिसाब से है, उसमें इनपुट आउटपुट के ऊपर ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन फंक्शन में कंडीशंस है, फंक्शन में कंडीशन है। फंक्शन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें हर इनपुट पे एक यूनिक आउटपुट हो। हर इनपुट पे एक यूनिक आउटपुट होने का मतलब क्या है, जितने भी आपके क्या इनपुट है सबके ऊपर आउटपुट मिलना चाहिए, और एक यूनिक आउटपुट ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट होना चाहिए। लाइक एक इनपुट आउटपुट मशीन है, इनपुट आउटपुट मशीन है, तो यहाँ पे अपन कोई भी इनपुट डालेंगे तो उसके ऊपर आपका एक आउटपुट निकलता है। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग कोई इनपुट डाला है तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकलता है। तो हर इनपुट पे आउटपुट मिलना चाहिए और हर इनपुट पे यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन आपका एक फंक्शन होता है। मतलब एक्चुअल में डिफाइन करें तो मैं 3 तरीके से उसको डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन मेजोरिटी सारे स्टेटमेंट में घुमा फिरा के यही बोलना चाह रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, ए फंक्शन इज ए specific type of relation, specific type of a relation। तो मैं कैसे बोलूंगा, a relation from set A to set B is called a function if every element of set A is in unique relation with some element of set B। अब देखो मैंने फोकस किसके ऊपर किया, एवरी एलिमेंट। मतलब एवरी एलिमेंट, ए का हर एलिमेंट और बी के किसी भी एलिमेंट से आपका क्या रिलेशन है। तो एक ऐसा रिलेशन आपका क्या होगा, फंक्शन होगा। मैं एग्जांपल क्या दे देता हूँ। जैसे ये कोई एक सेट ए है, ये आपका क्या सेट बी है, ए से बी में दे रखा है। तो अब कोई भी रिलेशन दे दिया, 1 2 3 4 दे दिया, और यहाँ पे ए बी सी डी ए। अब उसने क्या फोकस किसके ऊपर किया, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन यूनिक रिलेशन विद सेट बी। मतलब उससे भी किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन में हो, ए के सारे एलिमेंट रिलेशन पे होना चाहिए। अब यूनिक का मतलब क्या है, ए पे ऐसा नहीं कि ए इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट, ऐसा नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। मतलब यूनिक होना चाहिए, हर इनपुट पे आपका आउटपुट जो यूनिक होना चाहिए। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन यूनिक रिलेशन विद सम एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब सेट बी के बारे में नहीं बता रखा। सेट बी का मतलब हो सकता है सारे एलिमेंट पेयरिंग में पार्टिसिपेट करे या पेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकते, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। कंस्ट्रेंट सिर्फ ए के ऊपर है। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन बोलूंगा, मैं बोलूंगा ए रिलेशन
from set A to set B is called a function if every input have its unique output. जितने भी इनपुट होते हैं उनके ऊपर कोई यूनिक आउटपुट मिलता है तो वो आपका रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा। या फिर इसका एक और नाम दिया जाता है, इनपुट वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको मैं बोलता हूँ प्री इमेज, और आउटपुट वाले फंक्शन को मैं बोलता हूँ, आउटपुट वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ, इमेज। तो मैं थर्ड डेफिनेशन बोलूंगा, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ every pre-image have its unique image। तो ऐसे कंडीशन में जो भी रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे वो रिलेशन क्या होंगे, फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यदि ऐसा दे रखा है ये कोई फंक्शन है तो इस फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है। इन जनरल लैंग्वेज में फंक्शन को कैसे डिफाइन करूंगा, फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल, वेरिएबल के बीच में रिलेशन है। तो जैसे ये एक वेरिएबल है, ये आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपका क्या एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशन बताता है वो आपका क्या एक फंक्शन होता है। मतलब मेनली इनपुट आउटपुट मशीन में जो मशीन का काम होता है वो आपका क्या फंक्शन होता है, और इनपुट आपका क्या है एक्स हो गया, आउटपुट आपका क्या है वाई हो जाएगा। सिंपल ये इसकी क्या है आपके बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, अब कोई भी रिलेशन फंक्शन है, कैसे हम टेस्ट करेंगे, तो टेस्टिंग ऑफ फंक्शन। हम फंक्शन को टेस्ट कैसे करेंगे कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, तो उसके वेरियस मेथड है। पहला मेथड क्या होता है आपका, मैपिंग मेथड। मैपिंग मेथड में आपका क्या है, मैपिंग दे रखी है तो उसमें दे रखा है विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए फंक्शन। सेकंड होता है आपका ग्राफिकल मेथड। थर्ड होता है एल्जेब्रिक मेथड। इसकी ऐसा जरूरत है नहीं क्योंकि हम लोग मैपिंग मेथड या ग्राफिकल मेथड हम लोग दोनों कर लेंगे। और चौथा होता है सेट मेथड। सेट मेथड, सेट मेथड की भी जरूरत नहीं क्योंकि सेट मेथड ऑटोमेटिक डेफिनेशन में हम लोग कवर किए कि एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों की ऐसे कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी पहले दो मेथड से कर लेंगे और वो कंपेरेटिवली काफी फास्ट होते हैं। तो मैपिंग मेथड में क्या होगा आपका, मैं एग्जांपल की हेल्प से कहता हूँ। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपका, कोई फंक्शन रिलेशन डिफाइन है सेट ए से सेट बी में, वेयर ए का मतलब क्या दे रखा है आपका 1 2 3 4, और बी दे रखा है आपका ए बी सी डी। अब उसमें रिलेशन क्या दे रखा है, पहला रिलेशन, पहली मैपिंग दे रखी है आपका 1 2 3 4 ए बी सी डी। पहला ये केस ए है, ये बी है। 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। तीसरा केस है 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। और चौथा है आपका 1 2 3 4 ए बी सी डी। अब जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, 1 पेयर कर रहा है आपका सी के साथ में, 2 पेयर 3 पेयर कर रहा है ए के साथ में, 2 पेयर कर रहा है बी के साथ में, 4 डी के साथ। 1 पेयर कर रहा है ए के साथ में, 2 पेयर कर रहा है बी के साथ में, 3 पेयर कर रहा है सी के साथ में, 3 पेयर कर रहा है ई के साथ में, और 4 पेयर कर रहा है डी के साथ में। 1 पेयर कर रहा है बी के साथ में, 3 पेयर कर रहा है ए के साथ में, 2 पेयर कर रहा है डी के साथ में। 1 पेयर कर रहा है बी के साथ में, 2 पेयर कर रहा है बी के साथ में, 3 पेयर कर रहा है बी के साथ में, और 4 पेयर कर रहा है डी के साथ में। तो कौन कौन से एग्जांपल्स जो मैपिंग है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, विच ऑफ फॉलोइंग मैपिंग रिप्रेजेंट्स ए फंक्शन। जल्दी से आंसर दो। 1 2 3 4 चार एग्जांपल है, तो चारों एग्जांपल में कौन सी मैपिंग एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, ए एंड डी। ए और डी। बाकी
relation A and D. ए और डी, वेरी गुड। A and D. ए एंड डी रिलेट करेगा क्योंकि देखो ए में एवरी इनपुट हैव यूनिक आउटपुट, सारे इनपुट 1 2 3 पे आउटपुट है और सब पे यूनिक है, मतलब एक ही आउटपुट है, मतलब ये फंक्शन होगा। 1 पे आउटपुट है, 2 पे आउटपुट है, 3 इनपुट पे, एक इनपुट पे 2 आउटपुट, या एक इनपुट पे 2 आउटपुट पॉसिबल नहीं हो सकते, मतलब ये एक रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। एवरी इनपुट आउटपुट 4 पे कोई भी आउटपुट नहीं है, तो मतलब ये भी फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट डाउट कर सकते हैं कि सर आउटपुट का क्या है। देखो आउटपुट से अपन को लेना देना नहीं है कि आउटपुट कुछ भी हो, एवरी इनपुट है आउटपुट और यूनिक आउटपुट दोनों है। आउटपुट भले ही ये कुछ एलिमेंट्स का आउटपुट इंक्लूड ना हो, या फिर हो सकता है बहुत सारे इनपुट पे एक आउटपुट हो, कोई इशू नहीं है, आउटपुट को देखना ही नहीं है अपन को, सिर्फ इनपुट को देखना है, तो ये भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी को सेट में रिप्रेजेंट करना मतलब सेट मेथड होगा। तो सेट मेथड में इसलिए बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैपिंग बता दी मैंने, सेट बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसकी हेल्प से हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन करते हैं ग्राफिकल मेथड, क्योंकि ग्राफिकल मेथड आपको ग्राफ्स बनाने ऑलरेडी आते ही हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, उस फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ, जैसे y = fx कोई भी गिवन फंक्शन है, अब उसका मैं क्या करता हूँ, ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। और इसको ग्राफिकल मेथड को मैं क्या बोलता हूँ, वर्टिकल लाइन मेथड भी बोलता हूँ, वर्टिकल लाइन टेस्ट मेथड। वर्टिकल लाइन टेस्ट मेथड क्या बोलती है, उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करता हूं। अब यदि वो वर्टिकल लाइन उसके ग्राफ को सिर्फ एक पार्ट पे इंटरसेक्ट करती है, यदि कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ ऑफ फंक्शन को सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट करती है, तो वो ग्राफ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यदि ऐसा हुआ कि वर्टिकल लाइन कोई भी एक ऐसा भी पॉइंट हुआ हो जहाँ पे एक से ज्यादा जगह पे इंटरसेक्ट करती है, तो मतलब वो ग्राफ आपका एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब मैं क्या बोलूंगा, इफ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट ग्राफ ऑफ फंक्शन एट ओनली वन प्लेस, at all inputs, for all inputs, then it will represent a function, otherwise not। otherwise not का मतलब क्या है, बाकी के केसेस में नहीं करेगा। जैसे क्वेश्चन क्या दे देता है, एग्जांपल क्या ये देते हैं, which of following equation, जैसे इससे पहले एक दो एग्जांपल बताया था, जैसे y = sin x दे दिया, y = sin x है, y = sin x का ग्राफ आपको पता है कि ऐसा ग्राफ होता है sin x का। अब देखूंगा वर्टिकल लाइन हर जगह पे सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब ये एक फंक्शन होगा। दूसरा दे दिया आपका x² + y² = 9 दे दिया। अब देखो ये एक सर्किल है, अब देखो वर्टिकल लाइन एक पॉइंट भी ऐसा होगा जहां पे एक से ज्यादा जगह पे कट कर रही है, तो मतलब ये आपका एक फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपका क्वेश्चन दे दिया आपका which of following equation represents a function, कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक फंक्शन को। ठीक है, तो इस केस में आपके पास 4 इक्वेशन दे देता हूं। पहले जैसे इक्वेशन मैंने वो दे दी आपकी y² - 2y + 5 - 4x = 0। जैसा सेकंड दे दिया आपका x² 4x² + 9y² = 36। तीसरी इक्वेशन दे दी मैंने 2x² - 4xy + 5xy - 5xy
प्लस 4y² माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और चौथा इक्वेशन दे दी मैंने x² प्लस 3x माइनस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बताओ कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी? Fourth. फोर्थ। बाकी लोग? So fourth. बिल्कुल सही आंसर है, फोर्थ इक्वेशन ही रिप्रेजेंट करेगी। एक सेकेंड रुको। ठीक है, देखो पहला जो इक्वेशन है वो किस टाइप का होगा? y² इज इक्वल टू 4ax टाइप का। y² इज इक्वल टू 4x टाइप का है, तो इसका ग्राफ कुछ इस पैटर्न का आएगा। तो वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा जगह पे कट करेगी। सेकंड ग्राफ किसका है? आपका इलिप्स का। इलिप्स आपको बताइए ऐसा बनेगा, तो ये भी वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा जगह पे कट करेगी। थर्ड जो इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन या तो ये बनेगी आपकी क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, या फिर इलिप्स, या फिर हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री आपको पता है ना, इलिप्स कब बनाती है, हाइपरबोला कब बनाती है, पैराबोला कब बनाती है, याद है ना सारी चीजें, कंडीशंस? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, याद है ना? कोनिक्स में पढ़ लिया होगा ना ये सारी चीज। Yes, sir. ठीक है, तो ये कोई भी 2 डिग्री कर्व होगा, और 2 डिग्री कर्व होगा तो उसमें पैराबोला है नहीं, इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन ये जो इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4ay टाइप की है, तो ये पैराबोला कुछ इस पैटर्न का पैराबोला बनेगा, और ये वर्टिकल लाइन एक जगह पे कट करेगी, तो ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही आपकी क्या है, टेस्टिंग ऑफ फंक्शन है। तो टेस्टिंग ऑफ फंक्शन में दो चीज हम लोगों ने देख ली। पहली आपकी क्या होगी, मैपिंग मेथड, और दूसरा क्या आपका ग्राफिकल मेथड। और ये दो मेथड ही सफिशिएंट है। एल्जेब्रिक मेथड में कुछ नहीं करना, इक्वेशन देख के, मान लो आपके क्या y² इज इक्वल टू x दे दिए और x² इज इक्वल टू 4y दे दी। अब यहाँ पे अब देखोगे x की वैल्यू 4 रखूंगा, तो y की वैल्यू क्या है आपकी, +-2 होगी। तो एक x की वैल्यू पे दो डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये आपका फंक्शन हो गया। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन की जरूरत नहीं है। और सेट रिलेशन मेथड वो मैपिंग मेथड से लिंक है, मैपिंग मेथड कर लिया तो आपका क्या, सेट रिलेशन भी हो गया, तो उसको भी करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। ये दो ही सफिशिएंट होते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें टॉपिक होता है आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज। मैं कुछ एक काम करता हूँ, आपको कुछ बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ डोमेन, कोडोमेन, रेंज में। आप ट्राई कर लेना, नहीं बनेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्किप करने के बजाय मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आप लोग की प्रैक्टिस कर लिए। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन आर सेट ऑफ इनपुट विच आर एक्सेप्टेबल बाय फंक्शन, मतलब फंक्शन जो वैल्यू ले सकता है इनपुट की वो डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ आउटपुट गिवन बाय द फंक्शन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट, मतलब आउटपुट की वो वैल्यूज जो फंक्शन देता है कब, जब इनपुट की वैल्यू पुट करने के बाद। और कोडोमेन क्या है? यदि कोई फंक्शन डिफाइन है ए से लेके बी में, तो सेट बी आपका क्या है, कोडोमेन। मतलब बेटर मैं इस एग्जांपल की हेल्प से बताऊं, जैसे y इक्वल्स टू कोई फंक्शन है f(x) है, डिफाइन है सेट ए से सेट बी में। अब फंक्शन होने के लिए a और b, ये सेट a है, ये सेट b है, तो a के सारे एलिमेंट पेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तब फंक्शन बनेगा। लेट्स जूम करो a के सारे एलिमेंट, ये सिर्फ इतने एलिमेंट के साथ पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये जो सेट ए है ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका डोमेन हो जाएगा। ये आउटपुट है, ये आउटपुट आपकी क्या हो जाएगी, रेंज। और ये बी सेट, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा आपका, कोडोमेन। तो क्लियरली मैं क्या बोल सकता हूँ, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। और रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं तो बताओ कौन सा टाइप का फंक्शन होता है, जल्दी से बताओ। रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं तो कौन सा टाइप का फंक्शन होता है, जल्दी से बता दो।
ऑन टू ऑन टू फंक्शन, वेरी गुड। तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन ऐसे ही होता है, रेंज और कोडोमेन इक्वल होंगे, ये टाइप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वहां पे हम देखेंगे। ठीक है, तो मेथड ऑफ डोमेन आपको ऑलरेडी पता ही है। मेथड ऑफ डोमेन में सबसे पहले वो वैल्यू निकालो जहाँ पे फंक्शन को प्रॉब्लम है। तो एक काम करता हूँ, मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन आई थिंक सब आते ही हैं आपको, उसमें मुझे ज़्यादा ऐसा टेंशन लेने की जरूरत ऐसा है नहीं। और एक बार आप थ्योरी दोबारा से रिवाइज करोगे, आपके पास जो प्रैक्टिस जो शीट है उसमें थ्योरी रिवाइज करोगे, मुझे लगता है उसमें अ, सारी चीज आप कर ही लोगे, ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, उसमें टेंशन लेने की मुझे जरूरत है नहीं इस टॉपिक पे। मैं देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहला आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√of x plus mod of x. Second, fx is equals to 1/√of x minus mod of x. Third, fx is equals to x square minus 4 plus √9 minus x square. ये सारी चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चौथा, fx is equals to √9 minus x square plus √sin x. पांचवा, fx is equals to √x square minus 3x plus 2 plus 1/x square minus 3x plus 4. Sixth, fx is equals to √2 sin x. ये डोमेन ही निकाल लो, x रेंज मत निकालो, डोमेन डोमेन निकाल दो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो डोमेन पे ही पूछा जा सकता है। लॉग पे भी दे देता हूँ। सातवां क्वेश्चन, fx is equals to log of x square और इनपुट x प्लस 8वां। लिख रहे हो ना आप सारे? यही लिख देता हूँ। 8th, fx is equals to √log of 1/2 input 5x minus x square upon 4. 9th, इसको एक काम करो, 16 माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। 16 माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ चुका है इसमें। 16 माइनस एक्स स्क्वायर कर दो। 9th, fx is equals to √log of 2 log of 1/3 log of 1/4 x. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान से करना है, इसमें गलती होने का चांस है। 10th, fx is equals to 2/x square minus 4। इस टाइप का पीजीडीबी में आया था, सेम ही पैटर्न का, इस पैटर्न का क्वेश्चन पीजीडीबी में आया था, पीजीडीबी में किसी ईयर में आया था। प्लस log of 10 बेस x क्यूब माइनस x। इसका आंसर डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर अजीब आएगा। आपका आंसर होगा इसका 1/4 की पावर 1/3 से लेके 1। गलती ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ, बाकी के सारे आसान है, मुझे लगता है सारे बन जाएंगे आप लोगों से, जितना आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ और जितना आप लोगों को ऑब्जर्व किया है। 11th, fx is equals to log of 2 base x plus 3 upon x square plus 3x plus 2. 12th, fx is equals to 7 minus x c x plus 3। इसमें डोमेन और रेंज दोनों निकाल लेना।
13 fx is equals to 1 upon under root of x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x प्लस 1. 14 fx is equals to under root of 1 minus under root of 1 minus under root of 1 minus x square. ये जेई में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है एग्जाम में. ये आई थिंक इस पैटर्न का क्वेश्चन भी आया है. इनमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे जो आए हुए हैं मेंस में या जेई में. और 15 fx is equals to under root of 1 minus mod of x upon 2 minus mod of x. ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस कर लो, सफिशिएंट है. बाकी आपने प्रैक्टिस की हुई है डोमेन रेंज पे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं मुझे. रेंज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा 1.5 दिन पढ़ा, 1 दिन पढ़ाया था मैंने. रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. तो मेनली जो रेंज आएगी वो वहीं पे हम लोग पढ़ चुके हैं. क्यूबिक वगैरह के केस में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो वहाँ पे मुझे जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो आज के लिए आई थिंक इतना ही. मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम में. आप लोग ये होमवर्क करके आना प्लीज. और कल भी हमारा सेम टाइम ही रहेगा 9 से लेकर 9:30. और कल काफ़ी हद तक कंप्लीट करते हैं और कोशिश करते हैं कि सैटरडे तक ही हम कंप्लीट करें, क्योंकि शायद संडे को भी मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा. तो सैटरडे तक ही हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर को. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. ओके, बाय बाय.